नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए कुछ विशेष जो है वीडियो लेकर के आइए। हालांकि अ, बहुत सारा कंटेंट जो है इस YouTube चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस साल भी कुछ खास वीडियोस लाया जाए जिससे कि उनकी कंप्यूटर साइंस की तैयारी हो सके। तो इस बात को ख्याल में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो जो है, एक नहीं पूरी एक सीरीज बनाया जाए वीडियो की, जिसमें स्टूडेंट क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस को अच्छे तरीके से समझ सके, देख सके। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि फास्ट तरीके से हम लोग जो है सारे चैप्टर्स को, सारे यूनिट्स को रिवाइज करें, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखते चले। इससे क्या होगा कि 30-35 जो वीडियोस होंगे, 30-35 वीडियोस, इतना में हम लोग अच्छा से तैयारी कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आपके कंप्यूटर साइंस का सिलेबस में है क्या। ठीक है, तो ट्वेल्थ आपका जो है, ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, CMS हम लोग लिखते हैं। फोर किसके लिए? फोर जैकबोर्ड। सिलेबस देखिए, सिलेबस ऐसा नहीं है कि 2026 के एग्जाम के लिए सिलेबस जो है वो कुछ अलग होगा। सिलेबस कभी बदलता नहीं है। झारखंड बोर्ड का जो सिलेबस शुरू से चलता आ रहा है वही है। आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूनिट का जो है, ये यूनिट नंबर हम बात करें और यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिट के नाम की, यूनिट नेम। सबसे पहला यूनिट है C++। दूसरा यूनिट है आपका डेटा स्ट्रक्चर। तीसरा जो यूनिट है डेटा बेस एंड एसक्यूएल। चौथा जो यूनिट है वो है आपका बूलियन अलजेब्रा। और जो पांचवा यूनिट है वो है आपका डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है कंप्यूटर साइंस में, तो मैं जो जो चीज़ पढ़ाता जाऊं उसको आराम से समझना है आपको। ठीक है, बहुत ही आराम से चीज़ों को समझना है और प्रैक्टिस करना है। मार्क्स के बारे में बात करें, पहला जो यूनिट है उससे जो है आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन, दूसरे यूनिट से 16 मार्क्स का क्वेश्चन, तीसरे यूनिट से 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का और 8 मार्क्स का। तो टोटल जो है आपका यहाँ पर हो जाता है 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, बाकी बचा 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि टोटल यूनिट्स कितने हैं? 5 हैं। अब हर एक यूनिट में चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल 5 यूनिट, 5 यूनिट को 5 चैप्टर नहीं समझ लेना है। हर एक यूनिट में कुछ चैप्टर्स हैं। सबसे जो ज्यादा चैप्टर है वो आपका C++ यूनिट में है। ठीक है, तो C++ यूनिट की बात करें तो इसमें कौन सा चैप्टर है? इसमें चैप्टर है सबसे पहला ओवरव्यू ऑफ C++, जो दरअसल क्लास 11th में जो पूरा C++ था, क्लास 11th में जो पूरा C++ था, उसका पूरा जो रिवीजन है उसको चैप्टर 1 में पढ़ना है। ठीक है, क्लास 12 के चैप्टर 1 में हम लोगों को क्लास 11 के पूरे C++ का रिवीजन करना है। तो ये रहा सबसे बड़ा चैप्टर C++ यूनिट का, यही है ओवरव्यू C++, क्योंकि क्लास 11 के C++ का पूरा रिवीजन करना है। सेकेंड चैप्टर जो है वो है OOP। फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है कि OOP का फुल फॉर्म बताइए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तीसरा जो आपका यूनिट है, सॉरी चैप्टर है, वो है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग। हालांकि ये चैप्टर 2 का ही पार्ट होना चाहिए था, लेकिन जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें देखने को ये मिला है कि फंक्शन ओवरलोडिंग नाम से एक अलग चैप्टर ही बना दिया गया। बहुत छोटा सा चैप्टर है। जो फोर्थ है आपका चैप्टर, उसका नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा चैप्टर है। जो सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर ये यही है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। फिर है आपका कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर।
देखिए, हालांकि इन सभी का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी 2022 में बना करके डाला जा चुका है, ठीक है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फास्ट तरीके से चलेंगे। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर हो गया। अगला जो चैप्टर है वो है आपका इनहेरिटेंस, ठीक है। 7 चैप्टर है आपका पॉइंटर, और 8 चैप्टर है आपका फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे सवाल ये करते हैं कि बताइए सर, कौन से चैप्टर से ज्यादा जो है क्वेश्चंस आता है, या कौन कौन से चैप्टर से, है ना, कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक साल जो है मैंने देखा है कि हर एक साल जो है अलग अलग चैप्टर से अलग अलग मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेकिन तब भी अगर मैं ये कह दूं कि इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर कौन कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर है। इससे अंदाजन 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसलिए आप इसको देख सकते हैं क्योंकि छोटा चैप्टर है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये भी आपका जो है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका इनहेरिटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पॉइंटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंटर के जो है ना सम टॉपिक्स, यानी कुछ टॉपिक्स हम लोग को, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइल हैंडलिंग भी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इससे एक या दो जो है केवल एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका केवल आप थोड़ा सा केवल इंट्रोडक्शन जान ले, वही आपके लिए काफी है। तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने यहाँ पर बता दिया है। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग यहाँ पर कहें, सबसे इंपॉर्टेंट कहें, तो 1, 2, 4, 5 और 6 है। नाउ ये जो आपका यूनिट है C++, इससे टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अब आते हैं दूसरा यूनिट, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, इसमें केवल 2 ही चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है आपका एरे, और दूसरे चैप्टर का नाम है स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। इससे 16 मार्क्स। अगला जो यूनिट है वो है आपका डेटाबेस एंड एसक्यूएल, ठीक है। ये यूनिट, इस यूनिट में भी 2 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है डेटाबेस कंसेप्ट, पूरा थ्योरी इसमें है। और जो दूसरा आपका चैप्टर है उसका नाम है एसक्यूएल। अब बात करें हम लोग अगले यूनिट का। अगला जो आपका यूनिट है उसका नाम है बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। अगला यूनिट बूलियन अलजेब्रा। इसमें भी, इसमें केवल एक चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, जिसका नाम है खुद बूलियन अलजेब्रा। 8 मार्क्स। आखिरी जो आपका यूनिट है वो है आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसमें भी केवल एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर एक ही है, जिसका नाम खुद है क्या, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। ये भी 8 मार्क्स का। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने सारा जो है यूनिट बता दिया, हर एक यूनिट में कितने चैप्टर है ये भी बता दिया। यहाँ पर हर एक जो यूनिट है उसका थोड़ा सा जो है प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स जान लीजिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। आपका यूनिट C++ और यूनिट डेटा स्ट्रक्चर, जो कि 30 मार्क्स का और जो कि 16 मार्क्स का, ये मान के चलिए कि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये किसके माध्यम से पढ़ना है, C++ के माध्यम से पढ़ना है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट होता है जिसको C++ भाषा के माध्यम से पढ़ना है, इसलिए C++ तो जरूरी ही है, ठीक है। देन डेटा स्ट्रक्चर।
ये दोनों क्या है, प्रोग्रामिंग या कह सकते हैं कोडिंग से संबंधित दोनों यूनिट है। और इसी में बहुत ज्यादा जो है आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग या कोडिंग जल्दी स्टूडेंट को समझ में आता नहीं है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा मार्क्स से जो क्वेश्चन आएंगे, वो इन्हीं दो यूनिट से आएंगे। 30 मार्क्स का C++ से और 16 मार्क्स का डेटा स्ट्रक्चर से। अब अगर हम बात करें डेटाबेस एंड एसक्यूएल यूनिट से, तो इसमें क्या है, थ्योरी है। थ्योरी यानी कि कुछ डेफिनेशंस है जिसको आपको पढ़ना है, ये डेफिनेशंस एग्जाम में आते हैं। प्लस ये जो एसक्यूएल है, ये प्रैक्टिकल वाला चीज है। ठीक है। और इसमें होता क्या है, एसक्यूएल में कमांड्स आपको सीखना होता है, कमांड्स लिखना सीखना होता है। ठीक है। तो कमांड्स लिखना सीखेंगे एसक्यूएल से, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और आपका जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस से 3 मार्क्स का, लगभग लगभग बता रहे हैं, और एसक्यूएल से 5 मार्क्स का। तो एसक्यूएल में आपको कमांड। अब देखिए, डेटाबेस पहले पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें थ्योरी वाली चीज है, और एसक्यूएल जो है वो प्रैक्टिकल वाला चीज है। तो अगर आप डेटाबेस थोड़ा पढ़े रहते हैं और तब उसके बाद एसक्यूएल को जब आपको बताया जाता है, तब आपको एसक्यूएल आसानी से समझ में आता है। तो ये 3 यूनिट के बारे में बता दिया, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगला जो यूनिट है दैट इज आपका बूलियन अलजेब्रा। ये कंप्लीट मैथमेटिकल चीज है। ठीक है, मैथमेटिकल चीज है। इसमें कुछ आपको रूल्स बताए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे, और रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना रहेगा, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना रहेगा। ठीक है। इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं छोटे छोटे, ये डेफिनेशंस भी आपके जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में। तो बेसिकली जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, थ्योरम्स पढ़ा हुआ है, पॉस्टुलेट्स पढ़ा हुआ है ना, थ्योरम्स के बारे में जानते हैं, उसी तरीके से बुलियन अलजेब्रा में भी कुछ थ्योरम्स होते हैं, कुछ प्रूफ करना होता है। ठीक है। तो ये जब आप चैप्टर देखेंगे, ये जब आप या इस यूनिट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैथ के जैसे ही इसमें थ्योरम होंगे, चीजों को प्रूफ करना होगा, कुछ कैलकुलेशंस करना होगा, कुछ रूल्स होंगे। ठीक है। और मेरे हिसाब से, या मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ, वो बूलियन अलजेब्रा पूरे कंप्यूटर साइंस का सबसे आसान टॉपिक है, क्योंकि ये मैथमेटिकल चीज है, इसमें कोई कोडिंग, कोई प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, सब। ठीक है। नाउ आखिरी जो यूनिट है दैट इज डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारा थ्योरी है। ठीक है, प्योर थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं। ठीक है, इसमें केवल ओनली थ्योरी है। लेकिन थ्योरी जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे इसमें आपको डेफिनेशंस यानी परिभाषाएं आपको याद करनी होंगी, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, वो आपको याद करनी होंगी। तो प्योर ये थ्योरी है। ठीक है। तो इसको समझ करके केवल याद करना रहता है। तो आपको सारा यूनिट सब कुछ बता दिया गया। कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर कोडिंग से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कोडिंग से कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 70 में कितने मार्क्स का। ठीक है। आज से 5-6 साल पहले प्रोग्रामिंग्स ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अगर हम लोग देखें कोविड के बाद, कोविड के बाद जो है 5 नंबर का एक मेन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखने के लिए, फिर 2 या 3 नंबर का प्रोग्राम कोड का आउटपुट लिखना आता है, और 1-2 क्वेश्चन कोडिंग से संबंधित होते हैं जो कि आपका MCQ में पूछ देता है। ठीक है। तो प्रोग्राम को राइट करना आता है, आउटपुट को राइट करना, आउटपुट को लिखना आपका पूछा जाता है, कुछ कोड दे देगा और आपसे कहेगा कि बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। और MCQ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि कोडिंग से संबंधित होते हैं, कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग में जो कुछ रूल्स बताया जाता है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो 8 से, मतलब 5 से 8, ठीक है,
या कर सकते हैं 8 से 10, हाँ, 8 से 10 कर सकते हैं। 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन जो है वो कोडिंग से आते हैं, लेकिन प्रोग्राम लिखना ज्यादा नहीं आता है। प्रोग्राम लिखना बस एक ही आता है। तो कोडिंग से कितने मार्क्स का ये आपको बता दिया गया, 8 से 10 नंबर का, यानी 70 में 8 से 10 नंबर का कोडिंग होता है। तो बाकी जो 60 है वो थियोरेटिकल चीज है। ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो 30 नंबर का C++ और 16 नंबर का डेटा स्ट्रक्चर, इसमें से 8 से 10 नंबर का कोडिंग रहेगा। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जो C++ के बाद, एक डेटा स्ट्रक्चर जो आपको यूनिट बताया गया है। डेटा स्ट्रक्चर जो आपको यूनिट बताया गया है, जिसमें दो चैप्टर थे। एक एरे था और दूसरा था आपका स्टैक क्यू लिंक लिस्ट। स्टैक क्यू और लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का, कि इसमें डेटा स्ट्रक्चर में एक क्वेश्चन होता है जो होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम लिखने का क्वेश्चन आता है। ठीक है। एल्गोरिदम लिखने का क्वेश्चन आता है। तो एल्गोरिदम जो है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपका थोड़ा सा कोडिंग, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग अच्छा रहेगा। यानी अच्छा कहने का मतलब आपको कोडिंग का समझ रहना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग का बेसिक समझ होना चाहिए। अब अगर आप प्रोग्रामिंग में एकदम जीरो हैं, ठीक है, तो एल्गोरिदम आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जीरो है, उस प्रोग्रामिंग का बेसिक्स नहीं मालूम है, तो एल्गोरिदम आपको रटना पड़ेगा। अगर बेसिक्स मालूम है तो एल्गोरिदम को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो एल्गोरिदम लिखने वाला भी क्वेश्चन आपका डेटा स्ट्रक्चर में आता है। तो ये कुछ आपको बता दिया गया है। अब क्या है कि ये सारा कुछ समझाने के बाद अब आपको एग्जाम के लिए करना क्या है। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी, है ना, पहला कैटेगरी क्या है स्टूडेंट्स का, जो ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़े हैं। तो जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको रिवाइज करना है चीज़ों को। ठीक है। जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनको अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उन्हें पढ़ना शुरू करना होगा। ठीक है, उन्हें पढ़ना शुरू करना होगा। ठीक। अब सवाल ये है कि सर और क्या क्या चीजें हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर गेस क्वेश्चन। देखिए, गेस क्वेश्चन अगर आपको मिलता भी है, ठीक है, या गेस पेपर खरीदते भी हैं, अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है तो गेस पेपर लेकर के आपको आंसर क्वेश्चन को रटना ही पड़ेगा। और गेस क्वेश्चन में, या सॉरी, गेस पेपर में इतने क्वेश्चंस होते हैं, संभव नहीं है कि आप उसको जो है पूरा का पूरा गेस पेपर आप रट जाओ। हिंदी तो है नहीं, चीजें इंग्लिश में होती हैं, और सब्जेक्ट एकदम डिफरेंट है। ठीक है, कंप्यूटर बोल करके कि कंप्यूटर आसान है, आखिरी के 1-2 महीने में जो है हम लोग तैयारी कर लेंगे, ऐसा तो सबका जो है सभी स्टूडेंट्स का माइंड में यही चलता है। तो हाँ, चलिए ठीक है, अगर आपका ऐसा माइंड है कि हम लोग कर लेंगे, तो वो आपको जब क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे ना, है ना, क्वेश्चन पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखेंगे और एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से सवाल कीजिए, आसान है कि नहीं, आपको क्या चीज आ रहा है, क्या चीज नहीं आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको लगता है कि बहुत आसान है, बहुत आसान भी नहीं है। हाँ, आसान बनाया जा सकता है। आसान बनाने के लिए क्या करना होगा। आसान बनाने के लिए कम से कम, ठीक है, अभी आखिरी का जो अ, हम 1 महीना ही मान के चलेंगे, आखिरी का जो 1 महीना या 30-40 दिन जो भी है, इस 30-40 दिन में सीरियसली आपको चीजों को पढ़ना है। ठीक है, बहुत डेप्थ नहीं, लेकिन कम से कम बेसिक कंसेप्ट आपको जो है पढ़ना है। और हम लोग जो क्लास शुरू कर रहे हैं, या मैं जो क्लास शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्लासेस चलेंगे, रेगुलर चलेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि जो चीज मैं पढ़ाऊँ उसको प्रैक्टिस करना है, उसको समझना है, बेसिकली उसको समझना है। ठीक है। तो पहला चीज क्या है आपका यहाँ पर, कि क्या क्या करें। पहले सभी कंसेप्ट को समझें। ठीक। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का, है ना, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है। आपसे जितना भी हो पाता है वो करना है।
कम से कम जो जो चीज आप पढ़ते जाएंगे, जो चीज समझते जाएंगे, और वही क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन बैंक में मिलता है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक में से उस क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बैंक पे ज्यादा यकीन करता हूँ कि क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन बैंक कितने साल? तो एटलीस्ट 5 साल। कुछ बोलते हैं 10 साल का कर लें सर, ठीक है, 8 साल का कर लें, आपके पास समय ही नहीं है। आपके पास मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी होता है या फिर बायोलॉजी भी होता है। आप बोलने के लिए बोल सकते हैं कि सर 8 साल 9 साल का कर लें। अगर आपके पास समय है तो जरूर कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखिए। और अगर आप 2026 में एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो 2025 का क्वेश्चन पेपर को यह कह के नहीं छोड़ना है कि इससे थोड़ी ही आएगा, इससे नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में जस्ट प्रीवियस साल भी कोई क्वेश्चन पूछा है ना, एमसीक्यू हो, इवन लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो आता है। ठीक है। अब ये नहीं कि एग्जैक्ट वही चीज आता है। जैसे हम लोग मैथ्स में बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन आया। आप सेम क्वेश्चन आया कहने का मतलब उसमें नंबर या जो डिजिट है वो चेंज हो गया, बाकी सेम टू सेम। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ चीजें हल्का सा चेंज किया हुआ रहेगा, बाकी सेम टू सेम वही रहता है। तो 2025 का क्वेश्चन भी आपको जो है देखना है। मैंने कुछ क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है। आप वहां से जो है सॉल्यूशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ प्रश्न हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और क्या क्या प्रश्न अब भी आपके पास हैं। ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग बात करेंगे कि क्या शुरू करें। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो है C++ का जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसको बड़े अच्छे से तैयारी कीजिए। फर्स्ट चैप्टर क्यों? मैंने बताया 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले। ठीक है, 10 से 15, किसी साल 10 मैंने देखा, किसी साल 12 देखा, किसी साल मैंने 15 देखा, इसलिए मैं 10 से 15 कह रहा हूँ। 10 से 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अकेले चैप्टर नंबर 1 से होता है, फर्स्ट चैप्टर से होता है। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो बाकी चैप्टर हैं, ठीक है, बाकी जो C++ के चैप्टर हैं, तो बाकी चैप्टर का क्या है, ये बेस है। ठीक है। और अगर आपका ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर है तो आपको कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर को समझने में भी मदद मिलता है। डेटा स्ट्रक्चर को भी समझने में मदद मिलता है अगर C++ का, अगर फर्स्ट चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से किया है। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू होता है, शॉर्ट क्वेश्चन इसी से होते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपके एमसीक्यू होंगे, ये आपके फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? C++ का स्टार्टिंग है। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका ओवर व्यू ऑफ C++। स्टार्टिंग यहां से होता है C++ का। ये कि C++ क्या है? तो C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। एमसीक्यू में पूछता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना मिले तो ये मिल सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा क्वेश्चन एक ये भी पूछता है, कंपाइलर किस, सॉरी, C++ किस पर आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ये कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी एमसीक्यू के रूप में एक साल आया है। पहले इसका नाम क्या था? पहले C++ नाम नहीं था। पहले था इसका नाम सी विथ क्लास। ठीक। फिर एक क्वेश्चन जो कई बार कॉमनली पूछा गया है C++ में एमसीक्यू में, कि जो इसके डेवलपर हैं, डेवलपर जिन्होंने C++ को बनाया, उसका नाम, तो उसका नाम होगा बजारने, बजारने
स्ट्रॉस्ट्रप, स्ट्रॉस्ट्रप, TRUP। ठीक है, ये डेवलपर का नाम है। तो ये जितना भी मैंने पॉइंट्स लिखा है, ऐसे तो बहुत सारे C++ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो है MCQ के रूप में पिछले 7-8 साल में एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। नाउ, C++ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारा कुछ तो हम लोग पढ़ लिए। अब अगर किसी को ये नहीं पता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं, तो जान लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की एक भाषा। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से संपर्क स्थापित करने के लिए कोई भाषा का इस्तेमाल करता है, हिंदी, अंग्रेजी या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, उसी प्रकार से अगर एक यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके होगा क्या, हम कंप्यूटर से संपर्क स्थापित करके कर क्या लेंगे? तो इसका उत्तर ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आपके आसपास जितने भी आप देखते हैं, आप अपना मोबाइल देखते हैं, आपके मोबाइल में तरह तरह के ऐप्स हैं, एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर में भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर हैं। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम लोग सुनने को मिलता है वो है C++, जावा, पाइथन। ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो समझ में आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, और हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ ये आपके सिलेबस में है। अगला चीज, कोई भी भाषा अगर होता है तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले उसका बेसिक चीज सीखना होता है। बेसिक चीज किसे कहते हैं? बेसिक चीज का मतलब ये हो गया कि उस भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या सीखना होगा। तो सबसे पहले हमें उसके अ, अक्षरों को सीखना होगा कि उस भाषा में क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में अक्षर इस्तेमाल करते हैं, तो C++ में भी इस्तेमाल होता होगा कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ सेकंड चीज सीखेंगे कि कैरेक्टर सेट। ये सब जो चीज है ना, प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, 2022 का एक जो है प्लेलिस्ट है C++ का, वहां पर इन सारी चीजों को बड़े अच्छे से व्यवस्थित तरीके से मैंने बताया है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा स्लो पढ़ाई है, यहाँ थोड़ा फास्ट चल रहा है। तो कैरेक्टर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट उन कैरेक्टर्स को कहते हैं जिसकी मदद से आप C++ का प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, जिन कैरेक्टर की मदद से कौन कौन सा है? आप अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं, आप डिजिट इस्तेमाल करते हैं। डिजिट जो होता है वो अंक को कहते हैं, नंबर को नहीं कहते हैं, अंक को कहते हैं। अंक तो होता है तो 10 ही होता है, 0 से 9। तो कैरेक्टर सेट में ये शामिल है, ये शामिल है। कुछ स्पेशल सिंबल, कुछ नहीं, बहुत सारे स्पेशल सिंबल जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड में प्लस है, हैश है, सेमीकोलन है, डबल कोट है, सिंगल कोट है, कॉमा है, वगैरह। इसके अलावा वाइट स्पेस कैरेक्टर किसे कहते हैं? जैसे कि आपका कीबोर्ड में एंटर की है, इसको ऐसे तो न्यू लाइन कहते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको इंटर की बता रहे हैं। फिर आपका कीबोर्ड में स्पेस बार होता है, या फिर आपका बैक स्पेस होता है, या कीबोर्ड में टैब होता है। ठीक है। तो ये हो गया करेक्टर सेट। अब ये उसी तरीके से हो गया जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो बचपन में आपको अल्फाबेट सिखाया गया, फिर आगे क्लास में गए तो उस अल्फाबेट के को मिला करके शब्द यानी वर्ड बनाना सिखाया गया। तो कैरेक्टर सेट के बाद जो हम लोग अगला जो चीज पढ़ेंगे वो है आपका लेक्सिकल यूनिट। ठीक है, लेक्सिकल यूनिट, या हम लोग इसको टोकन भी कहते हैं। अब ये क्यों पढ़ा रहे हैं? चलिए, ये तो मान लिए कि ये एग्जाम में नहीं पूछता है। ये ये एग्जाम में पूछा है MCQ के रूप में। कैसे? जैसे ऐसे लिख दिया कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम का छोटा हिस्सा को हम लोग टोकन कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे पूछा है, MCQ में पूछा है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, और ऑप्शन में बहुत सारा चीज दिया रहेगा और उसमें से आपको टोकन को चुनना रहेगा। तो ये MCQ के रूप में कई बार पूछा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब
टोकन जो है उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ टोकन के बारे में बात करते हैं। टोकन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अंग्रेजी में वर्ड होता है ना, शब्द होता है, उसी तरीके से सी प्लस प्लस में टोकन। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टोकन, टोकन का प्रकार। ठीक है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा है, आसान भी है, आप याद भी कर सकते हैं। तो पहला है टोकन के प्रकार में कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर, तीसरा है लिटरल्स, अगला है ऑपरेटर्स। ठीक है, और जो पांचवा है उसका नाम है पंक्चुएटर्स। ठीक, ये पांचों जो है टोकन के प्रकार हैं। अब ये सभी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर ये जो पहला दूसरा तीसरा तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड जो होता है वो सी प्लस प्लस में स्पेशल वर्ड होता है, खास वर्ड होता है, जिसका जो है खास मीनिंग होता है, इन वर्ड का खास मीनिंग होता है। ठीक है, और यूज किया जाता है, इन वर्ड को, इन कीवर्ड को यूज किया जाता है, यूज फॉर स्पेशल पर्पस, खास उद्देश्य के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, कुछ एग्जाम्पल कीवर्ड का, ठीक है, हम लोग को आगे भी जानने को मिलेगा। इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, रिटर्न है, ठीक है, इफ है, एल्स है, डू है, फोर है, वाइल है। बहुत सारे कीवर्ड्स है, मैंने उनका ही नाम लिखा है जो हम लोग यूज करेंगे। सारे के सारे कीवर्ड आपको पढ़ना भी नहीं है, कुछ आपके हायर क्लासेस के लिए भी है। तो कीवर्ड्स हमने यहाँ पर जान लिया। एग्जाम में क्या पूछा है बता देते हैं। पूछा है कीवर्ड्स आर, और ऐसा करके चार स्टेटमेंट दे दिया जाता है। उस चार स्टेटमेंट में से तीन स्टेटमेंट गलत होता है, तीन कथन गलत होते हैं, और एक कथन सही होता है। ठीक है, तो उस सही में इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा। खास तौर पर ये दिया जाता है कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं खास उद्देश्य के लिए। ठीक है, हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर खास उद्देश्य क्या है, खास मीनिंग क्या है, खास वर्ड क्या है। ये थोड़ा सा जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो आपको फिर ये समझ में आने लगेगा। कीवर्ड के बाद अगला जो चीज है वो है हमारा आइडेंटिफायर्स। ठीक है, क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं आपको जो एक प्रोग्राम लिख करके बताता हूं। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, इसको पढ़ते हैं, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच। अभी ये कोड अभी समझना नहीं है, कोड आपको किसी और टाइम में समझाएंगे। अभी मैं बस केवल लिख रहा हूं, और लिखने का कुछ उद्देश्य है यहाँ पर। ठीक है, सी आउट हेलो। अभी आपको कुछ नहीं समझना है, बस ये कोड बस ऐसे ही देखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है हम लोग का। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक, अगर आपसे यहाँ पर कहा जाए कि क्या क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे सर ये इंट दिख रहा है, ये इंक्लूड दिख रहा है, ये आईस्ट्रीम डॉटर्स दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये सभी चीजें दिख रही हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि इन सारे टुकड़ों से मिलकर बना है आपका प्रोग्राम। इन टुकड़ों से मिलकर के बना है आपका प्रोग्राम। ठीक है, इन्हीं टुकड़ों को हम क्या कह रहे हैं, टोकन कह रहे हैं। अब आइडेंटिफायर को समझाने के लिए मैंने ये क्यों लिखा। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे भी नाम को लिखते हैं जो हमारे द्वारा बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर के बारे में सिंपली ये कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, दीज आर यूजर डिफाइंड नेम, ये यूजर के द्वारा दिए गए नाम होते हैं। दीज आर द यूजर डिफाइंड नेम फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ
प्रोग्राम, प्रोग्राम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। पार्ट्स की जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर एलिमेंट लिखें तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, लाइक जैसे कि आपका वेरिएबल, जैसे कि आपका एरे या क्लास या फंक्शन। जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा एरे, क्लास, फंक्शन, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। etc। यहाँ कहा जा रहा है कि हमारा जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है वो इनसे मिलके बना है। जैसे वेरिएबल्स होते हैं, किसी प्रोग्राम में एरे होगा, किसी प्रोग्राम में क्लास होगा, किसी प्रोग्राम में फंक्शन होगा। इनको हम लोग नाम देते हैं। हम कौन? हम यानी हम जो प्रोग्रामर हैं, हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हम लोग अपनी मर्जी से वेरिएबल का नाम देते हैं, एरे का नाम देते हैं, क्लास का नाम देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं। इन्हीं नामों को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर सवाल ये है कि नाम, नाम तो हमारा भी होता है, आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है। तो नाम का कुछ रूल होगा। जनरली हम लोग अगर कोई नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि नाम को लिखने के लिए हम लोग सर अल्फाबेट यानी एबीसीडी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस में जब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर यानी नाम का, तो उसको नाम को लिखने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं वो जान लीजिए। ठीक है। तो वी यूज, ठीक है, वी यूज फॉर क्रिएटिंग नेम, नेम क्रिएट करने के लिए या नेम बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग डिजिट इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अंडर स्कोर, ये क्या होता है बताएंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ और बात याद रखना है कि जो भी नाम हम लोग बनाएं उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर हो वो या तो अल्फाबेट हो, ठीक है, या तो वो अल्फाबेट हो या फिर वो अंडर स्कोर हो। यानी पहला जो कैरेक्टर हो नाम का वो डिजिट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कीवर्ड, कीवर्ड जो हम लोग अभी कुछ ऊपर लिस्ट पढ़े थे, कीवर्ड आर नॉट यूज्ड, आप कीवर्ड का इस्तेमाल आइडेंटिफायर के लिए नहीं कर सकते। कैन नॉट यूज्ड एज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। इसके अलावा अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट, अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट। सी प्लस प्लस की नजर में कैपिटल ए स्मॉल ए अलग है। यानी बड़ा अक्षर में लिखा गया कुछ नाम या छोटा अक्षर में लिखा गया नाम, या ये कह सकते हैं दो नामों में एक भी अक्षर बड़ा छोटा कुछ भी हो गया तो सी प्लस प्लस दोनों को, दोनों नामों को अलग मानेगा। हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं कौन सा नाम वैलिड है, कौन सा नाम इनवैलिड है। देखिए, अगर मैंने किसी वेरिएबल का नाम रखा सैलरी, ये सही है क्योंकि इसमें हमने लेटर्स यानी अल्फाबेट का इस्तेमाल किया है। सैलरी 35, ये भी सही है क्योंकि हम अल्फाबेट और डिजिट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है। अगर यहाँ लिखा माई, ये नीचे की तरफ ऐसे माइनस करके लिखते हैं, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, माई सैलरी, ये भी सही है। अंडरस्कोर सैलरी, ये भी सही है क्योंकि पहला करेक्टर जो होना चाहिए नाम का वो अंडरस्कोर भी हो सकता है या अल्फाबेट भी हो सकता है। यहां तक तो सही है। गलती कहाँ होने वाला है? अगर यहां पर यह कहा जाए 38 सैलरी, ये रॉन्ग होगा क्योंकि पहला जो कैरेक्टर हो वो डिजिट नहीं होना चाहिए। मैंने लिखा इंट, ये गलत है क्योंकि ये एक कीवर्ड है। माई स्पेस सैलरी, ये भी गलत है क्योंकि बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। नो, नो स्पेस, ठीक है, नो स्पेस, यहां पर नो स्पेस ऐसे समझ लीजिए। ये क्यों गलत है? क्योंकि इंट एक कीवर्ड है। ठीक। इसके अलावा अगर मैंने कुछ भी अलग
कैरेक्टर कहने का मतलब कोई सिंबल इस्तेमाल कर लिया नाम के बीच में, वो भी गलत है। अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने वेरिएबल बनाया एज, एक नाम बनाया एज, एक नाम बनाया एज, एक नाम बनाया एज, ये ऑल आर डिफरेंट, ये सभी सी प्लस प्लस की नज़र में डिफरेंट है। ठीक, ये आइडेंटिफायर के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया। इसके बाद आइडेंटिफायर के बाद हम लोग का जो टॉपिक है वो है लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स। लिटरल्स क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, लिटरल्स एक फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, इससे भी एमसीक्यू सवाल पूछा है। क्या होता है? आर फिक्स्ड वैल्यू दैट नेवर चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। प्रोग्राम के रन करने के दौरान, ठीक है, जो अपनी वैल्यू को चेंज ना करे उसे लिटरल कहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा प्रोग्राम भी आपको देखना पड़ेगा कैसे रन कराते हैं। चलिए, तो जैसे अगर हम कहें किसी का रोल नंबर 65 है, किसी का ग्रेड आया ए ग्रेड, किसी का मार्क्स आया, किसी स्टूडेंट का मार्क्स आया 90.62। ठीक, तो यहां पर ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये एक वैल्यू है 65। ये किसी का ग्रेड ए आया, ये भी एक वैल्यू है। किसी का मार्क्स 90.62 है, ये भी एक वैल्यू है। इन्हीं वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? लिटरल्स कहते हैं या फिर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ लिटरल्स या कांस्टेंट, तो कौन कौन सा होता है। टाइप्स ऑफ लिटरल्स में आए तो सबसे पहला होता है आपका इंटीजर लिटरल, दूसरा होता है रियल या फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, लिटरल से ज्यादा फेमस है कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, और चौथा होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। चीजों को फास्ट तरीके से समझेंगे। इंटीजर कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो ऐसा संख्या को इंटीजर कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट कहा जाता है नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट हो विथ डेसिमल पॉइंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं सिंगल कैरेक्टर हो एंड घिरा हुआ हो सिंगल कोट में, विद इन सिंगल कोट्स। एग्जाम्पल बताएंगे भी। और जहां तक बात है स्ट्रिंग कांस्टेंट का, ये क्या होता है? ये एक कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, एक कैरेक्टर भी हो सकता है या एक से ज्यादा कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये घिरा हुआ होगा, इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। ठीक है, आइए सबका एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने कुछ संख्या लिखा 32 + 68 -5 0, ये सभी क्या है? ये सभी इंटीजर
कांस्टेंट है, तो इंटीजर कांस्टेंट प्लस माइनस भी हो सकता है। अगर कोई संख्या है 6.2, 0.53, -9.82, +5.32, इसके अलावा ऐसा भी नंबर आपको मिलेगा जैसे 1.2E5, है ना, ई के फॉर्मेट में। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है आपके फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसको हम लोग रियल कांस्टेंट भी कहते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल कैरेक्टर कांस्टेंट का। तो सिंगल कोट्स में कोई भी कैरेक्टर कीबोर्ड का, जैसे ए है, या स्मॉल ए है, या प्लस का साइन है, कोई डिजिट भी है सिंगल कोट में, ठीक है, सिंगल कोट के बीच में स्पेस भी है ना, यहाँ क्या है, यहाँ पर बीच में स्पेस है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी कहलाएंगे कैरेक्टर कांस्टेंट, याद रखना है। ठीक, छोटा सा बात, साइज ऑफ कैरेक्टर, ए कैरेक्टर इज 1 बाइट, इसका साइज क्या होता है, 1 बाइट होता है, ये एक बार एमसीक्यू में पूछा भी है। अब आते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखा हो, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है, मान लीजिए अजित, या मैंने नाम के बीच में स्पेस है, अजित स्पेस सिंह, कोई संख्या भी अगर लिख दिए 532 और वो डबल कोट लगा दिए, कोई सेंटेंस भी लिख दिए जैसे आई एम टीचर, और ये डबल कोट के अंदर है, ठीक है, तो इन सभी को क्या कहेंगे, दीज आर, ये कहलाते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक, इसका भी सवाल होता है, इसका साइज, तो याद रखिए स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अजीत ही लिखा हुआ है डबल कोट में, तो कंप्यूटर में ये इस तरीके से स्टोर होता है, ए, जे, डबल ई और टी, और अंत में ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर ऐड हो जाता है, \0, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका साइज अगर बोलेंगे तो इसका साइज हो जाएगा कितना, अजीत में 5 जो है आपका कैरेक्टर है, और ये जो नल है इसको मिला के 6, तो साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 6, ठीक है। तो एक नल जो होता है ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, तो \0, ठीक है, याद रखना है कि ये जीरो है, ओ नहीं है, ठीक है, \0 क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है नल, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है एस्केप सीक्वेंस। क्या होते हैं, ये नन ग्राफिक कैरेक्टर होते हैं, ऐसा कीबोर्ड में ऐसा की जिसको प्रेस करने पर कोई इमेज नहीं बनता है, जैसे इंटर की को प्रेस करें, टैब को प्रेस करें, स्पेस को प्रेस करें, तो कोई अक्षर बनता है, स्क्रीन पर नहीं बनता है। तो ये नन ग्राफिक कैरेक्टर है, और नन ग्राफिक कैरेक्टर को अगर प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करना है, प्रोग्रामिंग में किसी नन ग्राफिक कैरेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, उसको दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए स्केप सीक्वेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो स्केप सीक्वेंस किसके अंतर्गत आता है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट के अंतर्गत, है ना, आता है। और आप जानते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो एग्जांपल क्या क्या है, जैसे \n है, ये भी एमसीक्यू में कई बार पूछा है, \t है ना, \a है, \0 है, ये पूछा है एग्जाम में, /t का बताइए, /v का बताइए, ठीक है। इसका मतलब होता है न्यू लाइन, इसका मतलब होता है हॉरिजेंटल टैब, आपके कीबोर्ड में टैब होता है वो है, इसका अलार्म
या साउंड। ठीक है, ये तो हो गया नल। ये हो गया वर्टिकल टैब। ठीक है, और भी होते हैं, जैसे दो स्लैश है, दो बैक स्लैश हैं, तो ये बैक स्लैश को रिप्रेजेंट करेंगे। बैक स्लैश बी है, तो ये बैक स्पेस को करेंगे। तो एस्केप सीक्वेंस किसके अंतर्गत आया वो, है ना। अब यहां देखिए, देखिएगा कि दीज एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर। भले ही ये बैक स्लैश एन है, लेकिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कीबोर्ड में जो इंटर की है उसको। तो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, भले ये बैक स्लैश एन दो है ना, दो। एक चीज याद रखना है कि जब हम बैक स्लैश एन बोलते हैं, तो ये बैक स्लैश ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, बैक स्लैश और जो आपने एन लिखा है, इसके बीच में नो स्पेस, स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में। बैक स्लैश कैपिटल एन नहीं, नो कैपिटल, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्केप सीक्वेंस हो गया। अब एक चीज और रह गया है जो थोड़ा सा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इंटीजर कांस्टेंट में जो ऊपर अभी पढ़ाए थे, बिना पॉइंट वाला संख्या, इंटीजर कांस्टेंट का एक कैटेगरी होता है। वो क्या क्या है? पहला जो कैटेगरी है वो है डेसिमल इंटीजर। दूसरा है ऑक्टल इंटीजर। और तीसरा है हेक्सा डेसिमल इंटीजर। डेसिमल इंटीजर में क्या होता है, देखिए, वैसी संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन से, मतलब इन 10 में से जो भी आप डिजिट उठाना चाहें, जो भी अंक उठाना चाहे, जैसे मतलब 26, तो 26 में दो छः लिया गया, तो ये दो छः कहाँ से लिया गया, 0 से 9 के बीच में ही लिया गया ना। तो इससे मिलके जो संख्या बने उसको डेसिमल इंटीजर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 26, है ना, 825, प्लस माइनस भी हो सकता है, ये हो गया। अब ऑक्टल इंटीजर किसको कहते हैं? तो ऑक्टल इंटीजर में क्या होता है, जो अंक शामिल होते हैं, यानी जो संख्या बनाई जाएंगी, उसमें ये 8 डिजिट ही इस्तेमाल होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 7, टोटल 8 हो गया। इसमें क्या है कि, चलिए मैंने लिख दिया 46। अब बोल सकते हो सर 46 तो यहां भी बन सकता था, तो इसको हम लोग डेसिमल इंटीजर नहीं मानेंगे। हम लोग देखिए, ऑक्टल इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि जो भी संख्या है बनाइए, लेकिन उसके आगे जीरो लगा दीजिए। जीरो लग गया तो वो ऑक्टल इंटीजर कहलाएगा। अब बात करते हैं हेक्सा डेसिमल इंटीजर। इसमें क्या क्या इस्तेमाल होते हैं? इसमें 16 डिजिट इस्तेमाल होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो 10 डिजिट हो गया। इसके बाद ये कैपिटल ABCD को भी डिजिट माना गया है, ABCDE और F, टोटल हो गया 16। अच्छा, अगर सर यहां पर अगर 46 लिख दे तो इसके आगे जीरो और एक्स लगा देते हैं, तब ये हेक्साडेसिमल होता है। तो इससे पहचान में आता है, अगर केवल 46 है ये डेसिमल है, 0, 4, 6 है ये ऑक्टल है, और 0x4, 6 है तो ये हेक्साडेसिमल है। ठीक है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल हो सकता है, 0x ABCD भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 7 A B 9, ये भी हेक्साडेसिमल आपका इंटीजर है। नाउ अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टोकन, टोकन के प्रकार में कीवर्ड, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, फिर पढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंट्स यानी लिटरल्स। ये हमने अब तक कवर कर लिया।
अगला जो चीज पढ़ना है वह है आपका ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं, ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स के बाद हम लोग को पढ़ना है पंक्चुएटर्स। ऑपरेटर्स अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। ठीक है, डिटेल में आगे चल के। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बात करते हैं हम लोग ऑपरेटर्स का। देखिए, ऑपरेटर क्या होता है? सिंबल होता है। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है? सिंबल होता है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट, दर्शाने के लिए। क्या? ऑपरेशन को दर्शाने के लिए। कोई ऑपरेशन को दर्शाने के लिए हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जो निशान इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 5 + 6, तो प्लस जो है ये मेरा ऑपरेटर है। ये जो ऑपरेशन कर रहा है उस ऑपरेशन का नाम क्या है? एडिशन है। तो एडिशन ऑपरेशन को दिखलाने के लिए हमने जो सिंबल इस्तेमाल किया वह है हमारा प्लस। तो ये प्लस क्या है? हमारा प्लस हमारा ऑपरेटर है। लेकिन ये प्लस ऑपरेटर किसके ऊपर काम कर रहा है? 5 और 6 के ऊपर। तो 5 और 6 क्या कहलाएंगे? ये ऑपरेंड कहलाएंगे। ठीक, तो प्लस ऑपरेटर है और 5 और 6 क्या है? ऑपरेंड है। अगर आपसे ये कहा जाए कि प्लस ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड चाहिए होते हैं, तो दो चाहिए होते हैं। अगर जोड़ना ही है तो जोड़ने के लिए तो दो संख्या देना पड़ेगा ना। तो प्लस एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको दो ऑपरेंड चाहिए, दो वैल्यू चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के प्रकार बेस्ड, किस पे आधारित? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड। ये भी एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। ऑपरेंड की संख्या के आधार पर बताइए ऑपरेटर का प्रकार। 3 प्रकार होता है। पहला को कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, दूसरे को कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर, और तीसरे को कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। जब हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर का, यूनरी ऑपरेटर किसे कहा जाता है? तो यूनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है दैट रिक्वायर, जिसे जरूरत होता है ओनली वन ऑपरेंड का, केवल एक ऑपरेंड का। एग्जाम्पल में अगर मैंने कहा +6 या कहा है मैंने -8, तो प्लस क्या बना रहा है या प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव। और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव। यानी 8 को माइनस ने नेगेटिव बनाया और 6 को प्लस ने पॉजिटिव बनाया। तो यहाँ जो ये जो प्लस और ये माइनस, ये एक वैल्यू के साथ काम कर रहा है। +6 के साथ काम करके 6 को पॉजिटिव बना रहा है, और माइनस जो है वो 8 के साथ काम करके यानी 8 के साथ काम करके उसको निगेटिव बना रहा है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? यूनिरी ऑपरेटर कहलाएंगे। C++ में यूनिरी ऑपरेटर और भी बहुत सारे हैं, जो मैंने कहा कि अभी आगे चल के आपको बताया जाएगा। अभी जस्ट केवल ये समझिए कि यूनिरी ऑपरेटर कहते किसको थे। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर का, तो इसका मतलब हो गया एन ऑपरेटर, एक ऐसा ऑपरेटर जिसको की, ठीक है, जिसको की जरूरत होता है, दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड, जिसको दो वैल्यू चाहिए ही चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें एडिशन, जोड़ना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, घटाना है, ठीक है, तो जोड़ने के लिए प्लस, घटाने के लिए माइनस। लेकिन ये प्लस माइनस और यहाँ यूनरी प्लस माइनस दोनों में अंतर है। यहाँ अगर एग्जाम्पल बोले, अगर कहा गया 5 + 3 आपको मिलेगा 8, 10 - 3 आपको मिलेगा 7।
तो कहने का मतलब है यहाँ पर दो वैल्यू के साथ काम कर रहा है, इसलिए ये दोनों प्लस और माइनस जो है ये बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, जिसका काम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। सी प्लस प्लस में बाइनरी ऑपरेटर बहुत सारे हैं, वो भी हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। अगला जो ऑपरेटर है उसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। ये तीनों तरह के ऑपरेटर के बारे में एग्जाम में आ चुका है कि यूनरी के बारे में बताइए, बाइनरी के बारे में बताइए। टर्नरी के बारे में है कि एन ऑपरेटर दैट रिक्वायर थ्री ऑपरेंड, थ्री ऑपरेंड्स, जिसको तीन ऑपरेंड यानी तीन वैल्यू चाहिए। ऐसा जनरल लाइफ में कोई ऑपरेटर है नहीं, सी प्लस प्लस में है। ठीक है, सी प्लस प्लस में है। कौन सा है? उसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। जो ऐसा दिखता है, क्वेश्चन मार्क और कोलोन, इसको कहा गया है कंडीशनल ऑपरेटर। इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी क्यों बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको वेरिएबल का ज्ञान नहीं है। बहुत सारे नए बच्चे हैं तो वेरिएबल नहीं जानते हैं, पुराने बच्चे तो खैर जानते होंगे। तो वेरिएबल का ज्ञान नहीं है, जब तक वेरिएबल का ज्ञान नहीं होगा, कुछ प्रोग्राम करेंगे नहीं, तब तक हम इसके ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। तो टर्नरी ऑपरेटर, और ऐसे भी हम लोग उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिसको जिसके एग्जाम में आने की संभावना है और जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑपरेटर्स हम लोग देख लिए। अब आखिरी चीज जो बच गया टोकन का प्रकार में, वो है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स, ठीक है, ये क्या होता है? इसको हम लोग जो है सेपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेपरेटर्स। देखिए, जब आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में एक सेंटेंस खत्म होता है तो आप फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर कहीं थोड़ा देर की रुकना होता है तो कॉमा लगाते हैं। तो उसी प्रकार से सी प्लस प्लस में भी कुछ ऐसे सिंबल्स हैं फुल स्टॉप और कॉमा की तरह, जिसका इस्तेमाल हम लोग सी प्लस प्लस में सेपरेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पंक्चुएटर्स कहते हैं। तो कौन कौन सा है? एग्जाम्पल में हैश है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये करली ब्रेसेस है, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, सेमी कोलोन है, कोलोन है, एटीसी। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया है? पंक्चुएटर्स कहा गया है। तो यहाँ पर हमने टोकन का जितना भी प्रकार होता था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों का काम है कि ये जितना भी आज बताया गया उसको अच्छे से जो है देखिए, बार बार रिवाइंड करके देखिए, अच्छे से समझिए, और क्वेश्चन बैंक उठा करके उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। क्योंकि आज मैंने जो कुछ बताया है उससे कहीं ना कहीं कम से कम दो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन एमसीक्यू तो बन ही जाएगा। तो 5 साल का क्वेश्चन पेपर कहीं से अरेंज कीजिए। ठीक है, और आज जो बताए हैं उसके अनुसार सॉल्यूशन कीजिए। तो बच्चों, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। आपके जो भी सजेशंस होंगे, आपके जो भी बातें होंगी, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, ठीक है, या आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, पढ़ाई के रिकॉर्डिंग, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितने भी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये उनके लिए काफ़ी लाभप्रद है, तो वे बच्चे जरूर कमेंट करें। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को जरूर लिखें कि मैं ये डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, और वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लाइक्स होंगे, ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, तो फिर अगला जो वीडियो इसका पार्ट होगा, है ना, उसको कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें, जहां पर हम लोग आगे के टॉपिक को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अभी आज जितना कुछ मैंने बताया उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो आपको बनेंगे वो आगे के टॉपिक को लेकर के बनेंगे। अगले टॉपिक में हो सकता है हम लोग कोडिंग भी करेंगे, हल्का फुल्का कोडिंग भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा कोडिंग भी थोड़ा सा मजबूत होगा। तो बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।